तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों चलिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन का क्लास नोट, है ना। इससे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको क्लास 11 के सारे क्लास नोट्स को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये हमारे पास क्लास नोट्स है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बिना देर की आज के क्लास नोट्स को देखते हैं हम लोग एक करके। सबसे पहला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन में वो है क्या कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है। क्या पढ़ना सर? सबसे पहले हम लोग को यही पढ़ना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हमने डिफाइन किया हो बढ़िया से, क्या रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमने यहाँ बताया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से हमने यहाँ पे आपको समझाया है कि रेडॉक्स रिएक्शन लिखते कैसे है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नीचे आगे हमने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे रूल्स है, ठीक है। उसके बाद रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एटम जैसे फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का अलग अलग केस है, पर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में, ओजोनाइड के केस में, है ना, OF2 के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में कैसे कैसे निकालते हैं, ये सारा यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया है अच्छे से। इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। आगे हमने यहाँ पे अलग अलग मेटल का, इसमें अल्कली मेटल का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है। ये सारा हमने यहाँ बताया है। आगे मेटल में है नेगेटिव, मेटल के बारे में नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और सम जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग नाइट्रोजन एटम का अलग अलग मॉलिक्यूल के केस में हमने नाइट्रोजन एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन बताया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। वैसा कंपाउंड जिसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग एक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर या फिर एवरेज के केस में ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, तो उसको क्या सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर के हेल्प से भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाएं, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाया आपको, क्या देखो, इलेक्ट्रॉन से कैसे निकालते हैं, उसके स्ट्रक्चर की मदद से कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे। और उसी स्ट्रक्चर में आगे हमने बताया है क्या, देखो यहाँ पे जैसे मिसलेनियस एग्जांपल, जैसे हमने CrO5 का लिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमने लिया हुआ है कि H2SO5 जिसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, इसका भी हमने निकाल के दिखाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे पैराडॉक्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका जिसका फ्रैक्शन में आता है उसको हम लोग पैराडॉक्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और इसको हम लोग केवल उसके स्ट्रक्चर के हेल्प से ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कार्बन सुपर ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन सुपर ऑक्साइड, उसके बाद क्या है सर, कार्बन सुपर ऑक्साइड के बाद है ब्रोमीन के, ठीक है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टेट्रा थायोनेट आयन, ठीक है। ये सब का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम यहाँ पे सिखाए हैं स्ट्रक्चर की मदद से। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विद एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। दोनों लिख लीजिएगा बढ़िया से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जांपल के साथ। उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये रेडॉक्स रिएक्शन का फाइनल क्या है, पूरा का पूरा इक्वेशन है। आगे बात करें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में, ये होता है क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है सर, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होता है, ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के रूप में काम करता है। बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 4 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। बोलता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये एग्जांपल है, ठीक है, इसके साथ हमने लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आया यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आगे हमने दो तरीका बताया है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आगे मेटल डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें कि मेटल को कैसे डिस्प्लेस करता है ये बताया हुआ है। आगे हमने नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बताया, नॉन मेटल को कैसे डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को बताया। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के बाद आता है हमारे पास क्या, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के बाद क्या आता है सर, कम प्रोपोर्शन रिएक्शन, ये भी आगे चल करके हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द सम इंपॉर्टेंट डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का हमने लिस्ट करके बताया है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, फास्फोरस का +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमने यहाँ बताया है ऑक्सो एसिड क्या होता है, क्लोरीन का, हेलोजन का, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को हम लोग
द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का जो रिवर्स होता है उसको हम कम प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने लिखा है क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं, इसको मास बैलेंस करते हैं, दूसरा चार्ज को बैलेंस करते हैं, इसको चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दो अलग अलग मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है, बोलता है व्हाइल बैलेंसिंग ए गिवन रिएक्शन बाय दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। ठीक है, अलग अलग स्टेप को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, ये सारा स्टेप को यहाँ पे मैंने बता रखा है। अगर आपको सीखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसको एग्जांपल के साथ हमने अपने YouTube चैनल पे पढ़ा रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहां पे भी ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो अलग अलग एग्जांपल से हमने स्टेप वाइज को समझा रखा है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्लास नोट्स है, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, सीखना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। बाकी बाकी क्लास नोट्स को अच्छे से ध्यान से आप स्टॉप करके पढ़िए अपने से बाय सेल्फ, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में चीजों को। ठीक है, आगे देखो हमने यहाँ पे बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम में हम लोग क्या दोनों तरफ OH लगा के बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ आयन को लगा के बैलेंस करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को बताया, जैसे इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका हमने बताया। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद हमने इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केस में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके एटॉमिक मास को वैलेंसी फैक्टर से भागा देकर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया वैलेंसी फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं एलिमेंट के लिए जिसका वैलेंसी होता है वही। ठीक है, एसिड के लिए H+ आयन, बेस के लिए OH नंबर ऑफ आयन। ठीक है, आगे हमने बताया है एसिड बेस रिएक्शन के केस में H+ या OH नेगेटिव चार्ज लेते हैं एज ए वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, देखो यहाँ पे क्या, एसिड के केस में H+ आयन के लिए, ठीक है, बेस के केस में OH नेगेटिव चार्ज लेंगे। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है एसिड बेस के केस। आगे हमने बताया नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास के हेल्प से। ठीक है, इसको भी डिफाइन किया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन किया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, वेट गुने 1000 बटे इक्विवेलेंट वाट वेट गुने बी वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी हमने बताया यहाँ पे, और एग्जांपल के साथ हमने नॉर्मलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। ठीक है, उसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हमने बताया कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को बताया। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो ज्यादातर आपकी नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मूल कॉन्सेप्ट से कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मेथड, ये सब बताया। लास्ट में हमारा टाइट्रेशन, टाइट्रेशन जो है नीट के हिसाब से, देखो ये नीट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट, मैं बार बार कह रहा हूँ नीट, इसको जेई वाले बच्चे, जेई वाला को जल्दी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन नीट के लिए टाइट्रेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है। ठीक है, टाइट्रेंट कैसे बनता है, प्राइमरी टाइट्रेंट क्या होता है, सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होता है, एग्जांपल के साथ। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे कैसे N1 V1 है ना, N1 V1 M1 बराबर N2 V2 M2 कैसे निकालते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता रखा है। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है ना, और मैग्नेट टाइट्रेशन क्या होता है, सम कॉमन रेडॉक्स टाइट्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग टाइट्रेंट को आयरन Fe2+, Fe2+ क्रोमेट आयन है ना, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सबको लिखा हमने। आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री क्या होता है, आयोडोमेट्री क्या होता है, आयोडीन टाइट्रेशन को आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं और इसको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। इंडिकेटर स्टार्च सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं सर। उसके बाद हमने स्टार्च सॉल्यूशन के बाद हमने यहाँ पे लिखा एंड पॉइंट कैसे लिखते हैं। एंड पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे लिखा आयोडोमेट्री में डायरेक्ट यूज, आयोडीन को कैसे डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा क्या, आयोडोमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, H2S के लिए, SO3 के लिए, SN2+ के लिए, ठीक है, N2O2 के लिए क्या होता है। ठीक है, आयोडोमेट्री क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन है ना, लिबरेटेड आयोडीन फॉर्म आयोडाइड आयन, आयोडाइड इज यूज्ड, इट इज एन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब हमने बताया। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में कैसे बनाते हैं। ठीक है, रिड्यूस कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करता है, बेसिक मीडियम में कैसे काम करता है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, H2O2 का ऑलवेज इक्वल टू 2 होता है वैलेंसी फैक्टर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2 है इसलिए। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं H2O2 का, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, नॉर्मलिटी के केस में कैसे निकालते हैं, मोलारिटी के केस में H2O2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर यूनिट कैसे निकालते हैं, वाटर का हार्डनेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सारा बात इस नोट्स में ऑलरेडी अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस नोट्स को पढ़ भी सकते हैं
वीडियो को पॉज करके, या फिर इस पूरे क्लास नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लास 12 में भी पढ़ना है बढ़िया से, तो इस बार यहाँ से बार देख लीजिएगा। ये एनोड कैथोड को यहाँ पे हमने लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका सेल रिएक्शंस भी लिखा हुआ है। इसके लिए जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे शो करता है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। सब लिख लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद समरी है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। ये सारा अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्लास नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। रेडॉक्स सेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है, दिख रहा है बहुत टॉपिक, लेकिन छोटा सा टॉपिक है। काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं कहूंगा क्लास नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।